Hey everyone, welcome again in E-Shiksha. So again start our mission for NET JRF 2021. पेपर 2 कवर कर रहे हैं हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट यानी कि शिक्षा शास्त्र विषय को। इसका यूनिट 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास नंबर आज 25 है। यूनिट 3 में जैसे आप जानते हैं सिलेबस आपने देखा होगा तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी है, ठीक है। तो ये पार्ट ए में जो आपका इंटेलिजेंस वाला है, इसमें पर्सनालिटी वाला है, इसमें लर्निंग वाला है, ये सारी चीज़ें से क्वेश्चन मैक्सिमम कवर हो जाते हैं। पार्ट डी जो है आपका, इसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग से एक क्वेश्चन बन जाते हैं, बनते हैं, बन नहीं जाते हैं। सो ये पूरा पार्ट डी हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ये बहुत लंबी नहीं है, बहुत छोटा सा है, तो इसको हम लोग एक साथ कोशिश करेंगे एक लेक्चर में कवर करने की, ठीक है। चैनल पे न्यू है तो चैनल पे न्यू है, और अगर आप पीजीटी यूपीएचईएससी और साथ में नेट जेआरएफ, तो ऑब्वियसली हम लोग उसी की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। नेट जेआरएफ, टेट सीटेट। मैं दिसंबर तक बहुत बिजी हूँ, दिसंबर के बाद से तो मैं टेट सीटेट भी स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास बहुत कम टाइम है, आप क्रिस्प वे में पढ़ना चाहते हैं, क्रिस्प वे में पढ़ते हुए यानी कि स्मार्ट स्टडी करते हुए आपको ये सारी चीज़ें क्वालिफाई करनी है, क्लियर करनी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अदर फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं जो इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके वो फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, जो भी हो, ठीक है। क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए पार्ट डी हम लोग पढ़ते हैं। पार्ट डी में हमारा जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, पढ़ते हैं कि गाइडेंस क्या होता है। नाम तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने, गाइडेंस गाइडेंस गाइडेंस। गाइडेंस में आपको सही डायरेक्शन दिया जाता है, सही। इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इसके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया था पिछली बार। इसके कुछ फीचर्स, मुझे लगता है 5-6 फीचर्स ऐसे लिख दिए गए थे और पूछा गया था इनमें से क्या गाइडेंस का फीचर है, क्या नहीं है, ठीक है। तो आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आइए। तो गाइडेंस यानी कि सही डायरेक्शन देना, किसी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करो, क्या ना करो, क्या ना करो, है ना, इसके बारे में किसी को सजेस्ट करना क्या होता है, गाइडेंस होता है, ठीक है। इसकी कुछ चीजें हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बना था इससे। एडजस्टमेंट के लिए है, बेसिकली एडजस्टमेंट के लिए आपको बताया जाता है कि आप ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया आपका गाइडेंस। पहली बात, गाइडेंस सभी के लिए होती है, गाइडेंस सभी के लिए होती है। लास्ट ईयर का पेपर जिसने दिया था वो जानते हैं किस तरह का क्वेश्चन बना था। ऐसे कई सेंटेंसेस लिखे हुए थे और कोडिंग में आपसे पूछा गया था इसमें से कौन कौन से गाइडेंस के लिए सही है। तो गाइडेंस सभी के लिए होता है, पहली बात नोट कर लीजिएगा इसे आप लोग। गाइडेंस इज फॉर ऑल। गाइडेंस के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं गाइडेंस में, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, एज इट इज नोट कर लीजिएगा। आत्म मार्गदर्शन में सहायक होता है, आत्म मार्गदर्शन, मार्गदर्शन ही कहते हैं ना गाइडेंस को, मार्गदर्शन, मार्गदर्शन यानी कि हिंदी में आप अगर जानते हो, मार्ग का मतलब होता है रास्ता, दर्शन का मतलब होता है दिखाना, आपको क्या करना है, रास्ता दिखाना है। आत्मदर्शन में हेल्पफुल होता है, सहायक होता है, यानी कि हमको सेल्फ को हम अपना रास्ता दिखा सकते हैं गाइडेंस के द्वारा। चौथा है, ये कंटिन्यूअस होता है, लाइफ के हर मोड़ पे हमको गाइडेंस की जरूरत होती है, यानी कि ये लगातार होता है।
और पर्सन के, व्यक्ति के कह सकते हो नीड, आवश्यकता, और उसकी मैच्योरिटी, कितना वो मैच्योर हो चुका है, उसके आधार पे गाइडेंस दी जाती है। फिर क्या है, बिना सहयोग के, बिना कोऑपरेशन के नहीं हो सकता। ये सारी चीजें एज इट इज लिख लीजिएगा, इसमें से कुछ भी आपको पॉइंट में दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा क्या गाइडेंस के लिए सही है क्या नहीं। और यहाँ पे एक चीज है कि इंडिविजुअलिटी पे फोकस होता है, यानी कि व्यक्तिगता, इंडिविजुअल। आपकी समस्या अलग हो सकती है, मेरी समस्या अलग हो सकती है, तो हमारी अपनी अपनी समस्या को दिखाते हुए हमें मार्गदर्शन मिलेगा। ये नहीं कि मेरी समस्या है कि मैं 10th के बाद फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट चुनूं, ये मेरी समस्या है। और आपकी समस्या है कि अब मुझे कौन से जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए, आपकी समस्या है। ठीक है, तो हमारी समस्या अलग अलग है, तो हमें समाधान भी अलग अलग मिलेगा हमारे व्यक्तिगता के, इंडिविजुअलिटी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आवर इंडिविजुअलिटी। ओके, तो मेनली ये किस लिए होता है, रास्ता दिखाने के लिए, टू शो द पाथ, रास्ता दिखाने के लिए। मुझे लगता है गाइडेंस आप समझ गए होंगे। अब कुछ टाइप्स होते हैं गाइडेंस के, वो भी देख लीजिए। इससे भी क्वेश्चन बना था, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा गाइडेंस है। एजुकेशनल गाइडेंस, अक्सर हो जाती है कंफ्यूजन, मुझे भी हुई थी। एजुकेशनल गाइडेंस यानी कि जो आपका शैक्षिक परामर्श है, क्या होता है, तो इसमें मैं पूछ सकती हूँ कि सब्जेक्ट क्या चूज करूँ, है ना, सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है, ये आपके एजुकेशनल गाइडेंस के यानी शैक्षिक परामर्श के अंतर्गत आएगा। फिर आपका वोकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस ये किससे रिलेटेड होगा, हमारे वोकेशन से रिलेटेड, यानी कि रिलेटेड टू जॉब होगा, जॉब से संबंधित जो क्वेश्चन आए बनेंगे, जो समाधान, जो परामर्श हमें चाहिए, वो वोकेशनल गाइडेंस के अंतर्गत आएगा। इट कम्स अंडर वोकेशनल गाइडेंस। If we have any problem or we want any suggestion related to job, it will be vocational guidance. पर्सनल गाइडेंस व्यक्तिगत है, यानी कि मेरी सासू माँ मेरी बहुत पिटाई करती है, मुझे दूसरे से सलाह लेनी है कि वो पिटाई एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट। तो सलाह लेना है किसी पर्सन को कि मेरे घर में बहुत लड़ाई होती है, मुझे ये पिटाई करती है, या मेरी ये समस्या है, तो पर्सनल है, उसकी व्यक्तिगत समस्या है, तो इसके संबंधित अगर कोई परामर्श देता है, गाइडेंस देता है, तो वो पर्सनल गाइडेंस के अंतर्गत आता है। इट कम्स अंडर पर्सनल गाइडेंस। फिर हेल्थ से रिलेटेड समस्या है, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मेरा हेयर बहुत फॉल हो रहा है, इससे रिलेटेड मैंने अगर आपसे किसी लंबे बाल वाली लड़की, थिक हेयर वाली लड़की से ये क्वेश्चन पूछा कि देखो ना मेरे हेयर बहुत फॉल हो रहे हैं, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मैं क्या करूं, तो मैं इससे परामर्श ले रही हूँ, गाइडेंस ले रही हूँ, तो या फिर मैं डॉक्टर से ही ले लूँ गाइडेंस कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो हेल्थ गाइडेंस में आएगा। फिर सोशल गाइडेंस है, सोशल गाइडेंस यानी कि सामाजिक परामर्श, यानी कि मेरा जो संबंध है ना वो मेरे पड़ोसी के साथ, मेरे नेबर के साथ अच्छा नहीं है, हमारी पटती नहीं है, हम एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, बट मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ, तो इससे संबंधित मैं अगर किसी से परामर्श लूंगी तो ये सोशल गाइडेंस के अंतर्गत आएगा। तो मुझे लगता है गाइडेंस आप अच्छे से समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर लेंगे, इससे इतर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत हरी में होते हैं या फिर हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो तभी हम मिस्टेक ज़्यादा करते हैं और तब वो चीज़ें हमें पेन ज़्यादा देती है। जैसे कि अभी मेरे यूजी के स्टूडेंट का एग्जामिनेशन था, उन्हें ऑप्शनल क्वेश्चन सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने थे, उसमें से कुछ बच्चों को
ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, क्योंकि अच्छी तरीके से सारे टीचर्स ने प्रिपरेशन करा दी थी। तो 75 क्वेश्चन से उन्हें 50 क्वेश्चन करने थे, 75 क्वेश्चन नहीं करने थे, बट उन लोगों ने इतना खुश हो गया कि 75 क्वेश्चन पूरे कर डाले, है ना। तो अब 1 से 50 तक जो उन लोगों के सही होंगे उन्हीं आंसर को देखा जाएगा। ऐसा पहले नेट में भी होता था और काफ़ी लोगों से गलती होती थी। तो ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस होता है या फिर बहुत हम हरी में होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी है। चलिए, बस अपने विश्वास को बना के रखिए, नेट कुछ भी नहीं है, इजीली क्लियर हो जाएगा। कुछ लोगों को सच में बहुत ही अब मैं यहाँ काउंसलिंग पढ़ाने जा रही हूँ तो मैं इन चीज़ों को बता दूँ। कुछ लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि बहुत बड़ी चीज़, कोई भी एग्जामिनेशन, आप आईएएस जैसा एग्जामिनेशन जो सच में बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको बहुत ब्रॉड लेवल पे पढ़ना है, लेकिन जिसने डिटर्मिनेशन ये कर लिया, डिटरमाइन कर लिया है कि मुझे पढ़ना है, उसके लिए टफ नहीं रहता, ठीक है। और जिसने निकाल लिया है तो उसको लोग ताने देंगे, अरे निकाल लिया ना इसीलिए कह रहा है कि बड़ा इजी है। जैसे मुझे भी कुछ लोगों ने कहा कि निकल गया होगा इसीलिए कहती है कि नेट बहुत ही इजी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिना पढ़े बैठ जाओगे और आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 7 जन्म तक मुझे लगता है कोशिश करते रहो, नहीं होगा। लेकिन अगर आपने स्मार्ट स्टडी कर दी है, आपको कोई सजेस्ट कर रहा है कि ये चीज़ें पढ़ लो आपका क्लियर हो जाएगा, तो हो जाएगा। और ये मैंने अपने 2 बार के मतलब सक्सेस के दौरान देखा है, ठीक है, कि चीज़ें आपको कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। बस आपको अपने ऊपर क्या करना है, बिलीव रखना है किसी भी। और हाँ, कुछ लोग होते हैं 10 बुक पढ़ते चले जाते हैं। नेट निकालने के लिए आपको 10 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वो पढ़ने की ज़रूरत है जो एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। बाकी आप जब क्लियर कर लेना तो आप पूरा जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो, वो भी कम होता है एक शिक्षक के लिए। चलिए, काउंसलिंग पढ़ना है, जितना पढ़ाया जा रहा है उसे मन लगा के पढ़िए, रिवाइज कर लीजिएगा, कोई शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि ईश्वर भी जानता है कि अगर आपने मेहनत करी है तो आपको उसका परिणाम देना ही देना है, ठीक है। काउंसलिंग क्या होता है, यहाँ भी प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन किया जाता है, लेकिन दोनों मिलके करते हैं। एक गोल होता है और इस गोल को अचीव करते हैं। जैसे ये पर्सन है जिसको बीमारी है, परेशानी है, और ये आपका डॉक्टर हो गया, ठीक है। जैसे कि ये डॉक्टर और ये मान लीजिए कोई पर्सन है, इसको डिप्रेशन की समस्या है। इस डिप्रेशन को समस्या को समझने के लिए ये डॉक्टर इसके साथ मिलके बातचीत करेगा। काउंसलिंग होती है ना, काउंसलिंग के लिए डॉक्टर्स बुलाते हैं। सिर्फ आपको जिसे भी डिप्रेशन की समस्या है उसे सिर्फ मेडिसिन नहीं दी जाती है कि मेडिसिन खाते जाओ तुम्हारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसे डॉक्टर सेशन बनाते हैं, एक सेशन हफ्ते में, 2 सेशन या 4 सेशन, जिस तरीके से उस सेशन से आपको बुलाते हैं और आपकी काउंसलिंग करते हैं और आपके मन में जो डर, भय, शंका या फिर जो दर्द है उसे निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि जो आपका गोल है, आपका लक्ष्य है। अब ये पर्सन है, ये डिप्रेशन का शिकार है, इसके डिप्रेशन का कारण हो गया कि ये 10th में एक बार फेल हो गया, ठीक है। अब ये डॉक्टर और ये 10th में फेल हो गया तो उसे लगता है समाज इससे हंसेगा, ये लाइफ में कुछ नहीं करेगा, लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता, ये बेकार हो गया, इसकी जिंदगी बेकार हो गई, डिप्रेशन में चला गया, ठीक है। तो ये डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर इसको मेडिसिन तो देगा ही, साथ में साथ इसको जो भी सेशन बनाता है उस सेशन में इसे बुलाएगा, इससे बातचीत करेगा, इसकी प्रॉब्लम को पहले समझेगा कि इसको सीरियसली प्रॉब्लम क्या है, और इसको समझने के लिए पहले अपने ऊपर इस व्यक्ति का विश्वास स्थापित करेगा। जैसे होता है ना कि अगर हमारी कोई बेस्ट फ्रेंड है, हम उससे कुछ भी बता देते हैं, है ना, क्योंकि हमारा उस पर विश्वास होता है, लेकिन हम बाकी लोगों को
सारी चीजें नहीं बता पाते, लेकिन अगर किसी ने हम पे हमारा विश्वास जीत गया, बिलीव हो गया हमें, तो अपनी पर्सनल बातें भी उससे शेयर कर सकते हैं। अब ये डॉक्टर इस बच्चे पे क्या करेगा, बिलीव को स्थापित करेगा, बनाएगा। अब ये बच्चा इस डॉक्टर पे बिलीव करने लगेगा, तो अपना दर्द, अपनी परेशानी धीरे धीरे इसे बताएगा। जब इसकी ये दर्द परेशानी शेयर होगी, धीरे धीरे हर सेशन में शेयर होगी, तो क्या होगा, इसके जो पेन है, जो इसके अंदर का दर्द है, जो इसके डिप्रेशन का कारण बना हुआ है, वो धीरे धीरे रिलीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। उसके बाद ये धीरे धीरे ठीक होता जाएगा और डॉक्टर इसे सजेस्ट करेगा, स्टोरी सुनाएगा कि बहुत बच्चों ने 10th का एग्जाम में फेल किया, आज वो IAS हैं। बहुत बच्चों ने 10th का एग्जाम फेल किया, बट वो आज ये PCS हैं, बहुत वो डॉक्टर हैं। अपने आप को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेगा कि तुम्हें पता है कि मैं 10th में एक बार फेल हुआ, 12th में 2 बार फेल हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। झूठ भी बोल सकता है यहाँ पे कि मैंने हिम्मत नहीं हारी और देखो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ। इस तरीके से इस गोल था कि इसको डिप्रेशन से मुक्ति मिल जाए। तो क्या हुआ, दोनों ने मिल के इस गोल को अचीव किया। तो ये होती है आपकी काउंसलिंग। अभी और भी पढ़ना है काउंसलिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग और आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग के फादर ऑफ काउंसलिंग कौन थे, ये भी जान लीजिए। जनक कौन थे काउंसलिंग के आपके, तो वो थे फ्रैंक पियर्सन। नाम नोट कर लीजिएगा, फ्रैंक पियर्सन। ठीक है, ये आपके काउंसलिंग के पिता कहलाते हैं। जो साइकोलॉजिकल जितनी प्रॉब्लम होती है, हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, ये सारी चीजें आपकी इसी के अंतर्गत आई। मनोवैज्ञानिक समस्या किसी की भी है तो वो इसी के अंतर्गत आती है। और काउंसलिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है टॉक थेरेपी। टॉक थेरेपी, अभी मैंने बताया ना आपको, ये डॉक्टर से टॉक करेगा, बातचीत करेगा इस बच्चे से, इस बंदे से, और इसकी प्रॉब्लम को ठीक करेगा, थेरेपी देगा अपने टॉक से, बातचीत से, इसलिए इसे टॉक थेरेपी भी कहते हैं। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा है स्टेप्स इसके, इससे क्वेश्चन बनता है। पहला स्टेप जो है आपका काउंसलिंग का, वो है एनालिसिस। ध्यान से पढ़िएगा, 2-3 बार तो अभी लगातार क्वेश्चन इससे बन चुके हैं। एनालिसिस का मतलब होगा यहाँ पे कि डॉक्टर ने, मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ, कि डॉक्टर ने क्या किया, इस बच्चे के बारे में पहले इंफॉर्मेशन क्या करेगा, कलेक्ट करेगा डिफरेंट सोर्सेस से, विभिन्न प्रकार के स्रोतों से। यहाँ पे बच्चे के बारे में क्या किया गया, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाओं को यहाँ पे एकत्रित किया जाता है। फिर है आपका सिंथेसिस। यहाँ पे ये सारी इसके स्कूल से इन्होंने इकट्ठा किया, इनके पेरेंट्स से इकट्ठा किया, फ्रेंड्स से इकट्ठा किया, इस तरीके से इस बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को डॉक्टर ने इकट्ठा किया, और अब इसको एक लॉजिकल मैनर में यहाँ पे क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा, संगठित किया जाएगा। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन को लॉजिकल मैनर में यहाँ पे संगठित किया जाएगा सिंथेसिस में। फिर यहाँ पे डायग्नोसिस किया जाएगा, डायग्नोसिस। फिर इन सब की स्टडी करके डॉक्टर डायग्नोज करेगा, कॉज ऑफ प्रॉब्लम को जानेगा, ये बच्चा डिप्रेशन में क्यों चला गया है, उसकी प्रॉब्लम का कारण क्या है, समस्या का कारण क्या है, उसको यहाँ पे समझेगा, डायग्नोज करेगा। फिर है आपका प्रोग्नोसिस। फिर प्रोग्नोसिस में क्या है कि फ्यूचर डेवलपमेंट क्या हो सकता है इस बच्चे का, उसके बारे में
प्रिडिक्शन लगाएगा कि हो सकता है ये बच्चा जो है इसका डिप्रेशन लेवल जो है बहुत ही 3rd स्टेज पे है, 4th स्टेज पे है, तो इसको चांसेस है कि 10% ही मैं ठीक कर पाऊँ। या फिर इस बच्चे का जो डिप्रेशन लेवल है वो अभी 1st स्टेज पे है, उसको मैं बहुत जल्दी ठीक कर लूँगा, या 4th स्टेज पे है लेकिन इस तरीके से काउंसलिंग करके मैं इसको ठीक करूँगा। फ्यूचर के प्रोडिक्शन यहाँ पे करता है प्रोग्नोसिस में। फिर 5th नंबर पे है काउंसलिंग, और या फिर आप इसे ट्रीटमेंट भी कहेंगे। ये सारी चीजें लाइन से ही रहेंगी। फिर क्लाइंट का क्या करेंगे, ट्रीटमेंट यहाँ पे करेंगे, काउंसलिंग देंगे, ट्रीटमेंट देंगे, और एडजस्टमेंट करने के लिए उसको कैसे एडजस्टमेंट करना है, समायोजन करना है, ये यहाँ पे सिखाएंगे। फिर 6th नंबर है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब होता है पेरेंट्स, क्लाइंट जो है आपका आपसे आप गया है आपकी दवाई लेके, आपका ट्रीटमेंट, आपकी काउंसलिंग लेके, वो कैसा है ये जानने की फिर से उसको कोशिश करेंगे, या तो फिर उसे बुलाएंगे या तो उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे। ये आप हो गया आपका स्टेप काउंसलिंग का। इससे क्वेश्चन बना है तो इस चीज को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर पढ़ते हैं हम नॉन डायरेक्टिव डायरेक्टिव। मुझे 1 सेकेंड और दीजिए। चलिए नॉन डायरेक्टिव, डायरेक्टिव, फिर क्या है इलेक्टिव। इसे जानने की ये सारी काउंसलिंग है। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, डायरेक्टिव काउंसलिंग, इलेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है, इसे दिया है आपके कार्ल रोजर्स ने। कार्ल रोजर्स ने दिया है। और डायरेक्टिव काउंसलिंग को आपको, चलिए पहले ये बताते हैं, कार्ल रोजर्स ने इसे दिया है। इसे क्लाइंट सेंटर्ड बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बना है। क्लाइंट सेंटर्ड बोलते हैं, यानी कि क्लाइंट जो है, जैसे कि जो काउंसली है, यहाँ पे पर्सन एक काउंसलर है, और ये जो काउंसली है इसकी प्रॉब्लम को समझते हुए इसके अनुसार ही हमें क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट करना है, इसलिए ये क्लाइंट सेंटर्ड कहलाती है। और साथ में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इसे कहते हैं, मानवीय दृष्टिकोण, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इसे कहते हैं। और इसका जो स्टेप है कभी पूछा तो नहीं गया है, लेकिन मैं भी आपको एक जनरल सा बता दे रही हूँ, पूछा नहीं गया है। पहला स्टेप है कन्वर्सेशन, दूसरा स्टेप है आपका प्रॉपिंग, तीसरा है इमोशनल रिलीज, फिर 4th आपका रहेगा डिस्कशन ऑन इनडायरेक्ट सजेशन, इनडायरेक्ट सजेशन, फिर है आपका प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, फिर है आपका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, फिर लास्ट में है आपका इवोल्यूशन।
इससे क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है, इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस आपसे पूछा जा सकता है कि क्लाइंट सेंटर्ड या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाला जो काउंसलिंग है वो किसने दिया है, तो कॉल रजर्स ने दिया है। इसे और किस नाम से जानते हैं, तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। डायरेक्टिव काउंसलिंग को आपके दिया है G.E. विलियमसन ने। और इसे हम कहते हैं काउंसलर सेंट्रेड। काउंसलर सेंट्रेड, काउंसलर सेंट्रेड कहते हैं। यहाँ ये ट्रेडिशनल है, पारंपरिक मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड होने के साथ साथ यहाँ पे जो काउंसलर होता है वो काउंसलिंग को अपनी बात मनवाता है, यानी कि जो डॉक्टर है इस बच्चे को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी बात मनवाता चला जाएगा। तो इसका जो स्टेप है वो वही है, एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, काउंसलिंग और इसके बाद फॉलोअप, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है। ये जो है बेस्ट काउंसलिंग है। बेस्ट काउंसलिंग इसलिए है क्योंकि इन दोनों का ये सम्मिश्रण है, मिला के इसको किया जाता है, दोनों स्टेप को यूज किया जाता है और साथ में दोनों पे ध्यान दिया जाता है, काउंसलर पे भी काउंसलिंग पे भी। तो इसलिए इसे बेस्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपका हो गया, आगे बढ़ते हैं। इससे और क्या आता हूँ, काउंसलिंग के अप्रोच में आपको पढ़ना है कॉग्निटिव बिहेवियरिस्ट। अल्बर्ट हैं जो आपके अल्बर्ट एलिस, अल्बर्ट एलिस ने जो कॉग्निटिव और बिहेवियरल अप्रोच दिया था काउंसलिंग का। कौन सा अप्रोच, कॉग्निटिव प्लस बिहेवियरल, संज्ञानात्मक और व्यवहारवादी अप्रोच दृष्टिकोण दिया था अल्बर्ट एलिस ने। और इनकी जो अप्रोच था उसे हम कहते हैं REBT, ऐसे लिख लीजिए, REBT कहते हैं। ठीक है, और ये इनकी बुक भी थी और इसे दिया था इन्होंने 1957 में। आर का फुल फॉर्म हो गया रैशनल, फुल फॉर्म भी पूछा गया था, रैशनल इमोशनल बिहेवियर थेरेपी। मेनली ये जो पर्सन डिप्रेशन में होते हैं उनके लिए होता है। और इसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया कि जो पर्सन डिप्रेशन में होता है वो कैसे फील करता है, कैसा महसूस करता है और कैसा थिंक यानी कैसा सोचता है और कैसा व्यवहार यानी कि एक्ट करता है। अगर आपके भी आसपास कोई डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति है तो उसकी मदद ज़रूर कीजिएगा ताकि वो उस डिप्रेशन से बाहर निकल सके। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, पागलपन नहीं है, बस आपको अपने सामने वाले के व्यवहार को समझना है। अगर एक पर्सन बड़े अच्छे से व्यवहार करता था, कुछ दिन में उसका व्यवहार बहुत गंदा है, हो गया है, वो अकेले रहना चाहता है, वो पता नहीं क्या क्या सोचता है कि उसे कोई मार देगा या फिर उसका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है और बहुत अग्रेसिव बिहेवियर करता है, तो प्लीज़ उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। वो आपका फैमिली, फ्रेंड्स या कोई भी हो सकता है और उससे सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट से वो डिप्रेशन से बाहर निकल सकता है। डिप्रेशन के बारे में इतनी चीज़ें मैं क्यों आपसे कह रही हूँ, क्योंकि मैंने भी कभी डिप्रेशन को फेस किया। ठीक है, चलिए, तो ये जो, और सीरियसली कहूँ कि अगर आपका अपना कोई साथ देता है और आप खुद भी बहुत मजबूती के साथ खड़े होते हैं तो आप इस डिप्रेशन को बहुत जल्दी हरा देते हैं। अदरवाइज ये डिप्रेशन आप पे इस कदर हावी हो जाता है कि आपका पूरा का पूरा जीवन स्पॉइल हो जाता है। ओके, तो चलिए, ये बेसिकली जीवन के दर्शन के बारे में बात करते हैं। अल्बर्ट एलिस ने पूरे जीवन दर्शन के बारे में बात करी और REBT का यूज़ करके काउंसलिंग करिए, लोगों को डिप्रेशन से दूर करिए, इसके बारे में इन्होंने बात करी। इन्होंने 3 बार इसे मॉडिफाई भी किया और इन्होंने एक टेक्निक और बताई थी, उसे कहते हैं ABCDEF। ये बहुत फेमस टेक्निक नहीं है, इससे क्वेश्चन
बहुत कभी पूछा नहीं गया है। लेकिन ए फॉर एक्टिव इवेंट, बी फॉर बिलीव, सी फॉर कॉन्सिक्वेंस, डी फॉर डिस्प्यूटिंग, ई फॉर इफेक्टिव, एफ फॉर फीलिंग कभी पूछा नहीं गया है, पूछा यही गया है। ठीक है, जितना पूछा जाता है मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। और जैसे रियलिस्टिक काउंसलिंग, आपके सिलेबस में जो रियलिस्टिक काउंसलिंग है वही मैंने अभी आपको बताया था, डायरेक्टिव वाला। विलियम ग्लासर ने दिया था इसे विलियम ग्लासर ने दिया था 1960 में। और ये पर्सन सेंट्रेड अप्रोच है, अभी मैंने आपको इसको पढ़ाया है। इससे क्या होता है, प्रॉब्लम को कैसे, समस्या का कैसे समाधान करना है, इसके बारे में इन्होंने बताया था यहाँ पे। तो रियलिस्टिक काउंसलिंग, इसे नोट कर लीजिएगा कि रियलिस्टिक काउंसलिंग किसने दिया था। बाकी आपका आज आपका यूनिट 3 जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन था वो फिनिश होता है। नेक्स्ट में मैं देखती हूँ कि मैं क्या स्टार्ट करूँ। मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि जो हमारी पढ़ाई चली बहुत लंबी हो गई। मुझे लगता है इस पैंडेमिक की वजह से मैं बहुत इफेक्टेड हुई, जिस कारण से अभी तक मैंने आपका कोर्स सिलेबस कवर नहीं करा पाया। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम 10 सितंबर, मैक्सिमम की बात कर रही हूँ कि मैं 10 सितंबर तक सब कुछ आपका कवर करा दूंगी। ओके, और कुछ कुछ नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं, वो मैं धीरे धीरे आपको भेजती रहूँगी। और एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं सेंड करूँ उसे डिलीट मत करिएगा, सेव करके रखिएगा, क्योंकि दोबारा से भेजना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। मैं कहाँ कहाँ किस फाइल या फोल्डर बना के लैपटॉप में डाल देती हूँ मुझे खुद नहीं याद रहता है। इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक बार जो नोट्स आपको सेंड कर दिया गया उसे आप सेव करके फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।